प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका विद्यारंभ एकेडमी पे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि क्लास 10th की और 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो हमारा ये क्लास 10th का पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम वास्तविक संख्या रियल नंबर्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से हम चलेंगे। तो जैसे ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, हमारे ये क्लास 10th के पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है और पूरे मैथमेटिक्स, पूरे कक्षा 10 या क्लास 12th की मैथमेटिक्स की हम बहुत अच्छे से सीरीज और प्लेलिस्ट बना करके हम अपने YouTube चैनल पे डाल देंगे और आप इन सब क्लासेस को देख करके नोट्स बना करके बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। और मैथ्स में 100% स्कोर करने के लिए ये कक्षाएं आपकी काफी होंगी। हम पूरे आपके इस साल पूरे सेशन में हम आपके साथ रहेंगे हमेशा और आप हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम रियल नंबर की बात करते हैं। रियल नंबर होता क्या है, मैंने अपने इसके पहले वाली वीडियो में अपने पहले क्लासेस में आपको बताया है कि रियल नंबर क्या होता है। कि हम पूरे यूनिवर्स में जब देखते हैं तो दो ही प्रकार के नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं? एक तो देखते हैं वास्तविक संख्या देखते हैं, रियल नंबर देखते हैं। दूसरी देखते हैं हम इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या देखते हैं। तो रियल नंबर होता क्या है बच्चों? रियल नंबर जो होता है वो सारे नंबर्स को, मतलब काल्पनिक संख्या जो कि हम क्लास 11th और 12th में पढ़ते हैं, जिसे हम आयोटा से दर्शाते हैं, i इक्वल्स टू में -1, अगर स्क्वायर रूट में -1 है वो काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या को छोड़ करके जितनी भी हमारे पूरे ब्रह्मांड में संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती है। तो हम इस वास्तविक संख्या पे चर्चा करते हैं। जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिला करके जो संख्याएं हमारी बनती हैं वो वास्तविक संख्या होती हैं। इसको हम पहले वीडियो में चर्चा इसकी कर चुके हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, उसके बाद में इवन नंबर, ऑड नंबर, सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? हमारे वास्तविक संख्या हो जाएंगे। वास्तविक मतलब कि रियल नंबर हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इसमें इस पहले चैप्टर में कुछ एल्गोरिथम की बात की गई है। तो हम दो कॉन्सेप्ट की पहले बात कर लेते हैं। एक प्रमेयिका होता है बच्चों और एक होता है एल्गोरिथम। प्रमेयिका क्या होता है बच्चों? ये एक सिद्ध किया गया कथन होता है। पहले से जैसे फॉर्मूला दिया गया a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में a² + 2ab + b स्क्वायर, इसको सिद्ध किया गया ये कथन होता है। और ये जो कथन होता है हम इसको किसी और अभिधारणा को सिद्ध करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो हमारा एल्गोरिथम होता है ये किसी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को चरण दर चरण, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की एक प्रक्रिया होती है। ये कोई भी इसका कथन जो है ये सिद्ध नहीं किया गया होता है। इस पे हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन करते हैं, मतलब चरण दर चरण ये प्रक्रिया है किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। तो हम चलते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रमेयिका को जो सिद्ध किया गया कथन होता है इसको हम देखते हैं कि ये होता क्या है। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये एक फॉर्मूला है, इसमें a इक्वल्स टू में होता है बच्चों BQ और ये प्लस में होता है R। अब ये क्या है? ये एक सिद्ध किया गया कथन है। इसका मतलब क्या है? ये यहां पे a होता है, इसको कहते हैं हम भाज्य। भाज्य बराबर में क्या होता है? भाजक गुणे में भागफल, और बच्चों प्लस में होता है ये शेषफल। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको डिविडेंड इक्वल्स टू में डिवाइजर मल्टीप्लाई, भागफल को कहते हैं क्वोशिएंट, प्लस शेषफल को कहते हैं बच्चों रिमाइंडर। अब ये देखिए ये सिद्ध किया गया कथन है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी हम अगर भाज्य लेंगे, भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भागफल जो भाग देने पे हमारा आंसर प्राप्त होता है, शेषफल जो हमारा भाग देने के बाद जो शेष बच जाता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा? जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं, हमने लिया 18 बच्चों, 18 को लिया और इसको हमने डिवाइड किया किससे? हमने 5 से डिवाइड कर दिया। आप जानते हैं ये हमारा होता है क्या? भाज्य होता है, ये हमारा भाजक और ये हमारा भागफल और ये हमारा शेषफल। तो हम इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ये हमारा क्या है? क्वोशिएंट है। और ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा क्या है? डिविडेंड है।
पहले से ये एकदम सिद्ध किया गया कथन है। अब देखते हैं इसको, देखिए इसको प्रूव करते हैं कैसे होगा। इसमें ये रखते हैं सब, हम जानते हैं क्या डिवाइजर इक्वल्स टू में होता है, क्या होता है, हमने लिखा क्या, भाजक, भाजक क्या है इसमें 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई, उसके बाद में क्या है भागफल, भागफल हमारा आया है 3 प्लस रिमाइंडर कितना आया है, शेषफल, शेषफल आया है हमारा 3। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए 18, यहां पे 5 3 जा 15 और प्लस में 3, ये भी क्या आ जाएगा हमारा टोटल 18। यानी कि ये जो सिद्ध किया गया कथन था, ये जो हमको फॉर्मूला मिला था, इस फॉर्मूले को यूज करके हमने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया, ठीक। तो ये हो गया हमारा प्रमेय का। एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम में जैसे हम आपको एचसीएफ निकालने की विधि बताए थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम जानते हैं। जब हम 2 नंबर ले लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए, ये 30 ले लिया हमने और ये 36 ले लिया। इसमें स्टेप बाय स्टेप, अब इसमें कोई भी स्टेप निर्धारित नहीं होता है, अब नंबर से डिफाइन होगा, नंबर से हम पता लगाएंगे कि कौन सा स्टेप, कितने स्टेप में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए 30 और 36 लेते हैं, 36 लेते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में ये देखिए 36 यहां रखेंगे, कैसे एचसीएफ निकालेंगे इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको। ये हो जाएगा 30। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले टेबल पढ़ेंगे 30 का, 36 से ज्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, 31 का कितना हो जाएगा 30। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए ये इसको घटाएंगे, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 36 में से 30 को जब घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, 6 को हम क्या कर देंगे, फिर से नया भाजक मान लेंगे और हमारा जो 30 हो जाएगा इसको हम क्या कर लेंगे, नया हम भाज्य मान लेंगे। तो यहाँ पे 30 रखते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए 6 5 जा कितना होता है बच्चों, ये 30 होता है, 6 5 जा 30। यानी कि यहाँ पे जब शेषफल जो हमारा 0 आ जाएगा, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है उसी को हम क्या करते हैं, एचसीएफ मान लेते हैं। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आपको आई होंगी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब एचसीएफ की हम बात किए, अब ये देखिए स्टेप निर्धारित नहीं है। ये एक छोटा सा सवाल था जिसको हमने 2 स्टेप में सॉल्व कर दिया। अगर बड़े सवाल आएंगे तो बहुत सारे स्टेप इसमें लगेंगे। इसका मतलब क्या है, किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण दर चरण प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की चर्चा करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो बच्चों कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट इसमें है आपके चैप्टर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और दूसरा कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, यानी कि गणित का आधारभूत प्रमेय, सॉरी अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। तो हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, जो ये एक क्या सिद्ध किया गया कथन होता है। अब यूक्लिड ने ये सिद्ध किया था कि भाज्य जो होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के और उसमें शेषफल को जोड़ करके वो उसके इक्वल होता है। तो हमने आपको इसके पहले बताया था, अगर कोई 2 पूर्णांक लेते हैं, कोई धनात्मक 2 पूर्णांक लेते हैं, तो उसमें मान लेते हैं जैसे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार होता है a बराबर में BQ प्लस में बच्चों होता है R, और इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं मैथमेटिक्स में। उसके बाद फिर क्या होगा कि अगर यहां पे देखिए ध्यान से, ये जो होगा a बराबर BQ प्लस R, और इसमें कहते हैं जो R होगा हमारा, जो R होगा बच्चों, ये क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जब किसी भी संख्या को आप भाग देते थे, जैसे बचपन में आप भाग देते थे ना, जैसे किसी भी संख्या को आप भाग देते थे, इसका मतलब क्या है, उसका शेषफल या तो 0 आता था, या तो फिर क्या आता था, 0 से बड़ा आता था, और या फिर क्या आता था, और वो क्या आता था, हमारा भाजक से छोटा आता था। कभी भी जो शेषफल हमारा होगा वो भाजक से बड़ा नहीं होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। जैसे अगर हम बच्चों बात करें 16 को, हम बच्चों क्या करें, हम 4 से डिवाइड कर दें, ओके। अब 16 को 4 से डिवाइड करेंगे बच्चों, 4 4 जा कितना होता है 16, और उसके बाद ये माइनस हो जाएगा, और ये जब कट जाएगा पूरे तरीके से, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो हमारा शेषफल 0 आ गया। फिर आगे हम देखें, अगर हम देखें कि 4 को ही हम 17 से डिविजिबल जब करते हैं, डिवाइड जब करते हैं, तो 4 4 जा कितना होता है बच्चों 16, और रिमाइंडर हमारा क्या आ जाता है 1। और आगे चलें, जब हम इसी 4 को क्या करेंगे, जब हम इसी 4 को क्या करेंगे, हम 18 से डिवाइड करेंगे,
तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। अगर हम फिर से 4 लेते हैं, 4 को हम क्या करें 19 से डिवाइड करें बच्चों, तो ये हमारा जो हो जाएगा 4 4 जा कितना 16 और ये हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। और जब रिमाइंडर 3 आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे किससे 20 से, 4 को डिवाइड करेंगे 20 से, यानी कि ये 5 बार में जाएगा, ये फिर 20 आ जाएगा। इसका मतलब ये 0 और 0, यानी कि इसका रिमाइंडर फिर से क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब हम बात करें तो हमने यही आपसे कहा, या तो किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद उसका शेषफल 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 क्या है हमारा भाजक है, डिवाइजर है 4। अब जब 4 डिवाइजर है 4, तो हमारा जो शेषफल आया है या तो फिर 0 आया है या तो 1 2 3, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आया है वो 0 से लेकर के 3 तक आया है। अब हम इसको देखते हैं कैसे, इसका यूज करके हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। इसका प्रयोग और बहुत सारी जगहों में होता है, लेकिन आपके सिलेबस में जो दिया गया है उसको एचसीएफ फाइंड करने में देते हैं। ठीक, जैसे हम बात करें दो संख्याओं का एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं, जैसे हमने लिया बच्चों, ये लिया हमने 36 ले लिया बच्चों और ये 42 ले लिया। इसका हम यूज करके हम निकालते हैं इसका एचसीएफ, किसका यूज करके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके निकालते हैं। अब जैसे देखिए बच्चों, ये लिखा है 42, ठीक है। अब जो बड़ी संख्या होती है उसको सबसे पहले भाज्य मान के बाहर कर देते हैं। 42 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 36। अब 36 में कितने का हमको मल्टीप्लाई करना होगा कि ये 42 से ज्यादा ना हो। जैसे हम डिवाइड करते हैं ऐसे, देखिए इधर थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, 42 36, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 42 1 जा, सॉरी 36 1 जा 36, ये हो जाएगा हमारा 6। ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा भाज्य यानी कि डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। ओके, अब यहां पे देखिए 36 मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, अब प्लस क्या होगा, रिमाइंडर जो आया हमारा, रिमाइंडर कितना है 6 है। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब फिर आगे क्या करेंगे, अगला स्टेप इसमें क्या होगा देखते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा, अब जो बड़ी संख्या है, जो हमारा डिवाइजर है, अब उसको क्या करेंगे हम डिविडेंट बना लेंगे, यानी कि जो हमारा भाजक है उसे हम भाज्य बना लेंगे। यानी कि यहां पे लिखेंगे बच्चों 36 इक्वल्स में 6 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई, ये किससे डिवाइड हो जाएगा पूरे तरीके से 6, और 6 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 36 होता है, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर बच्चों 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगली बात करते हैं बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। गणित का आधारभूत प्रमेय होता है, ये गणितीय आधारभूत अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय होता है ये संख्याओं के गुणन से संबंधित होता है। जितनी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं, जैसे हम बहुत सारे भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें अंक गणित में जो आता है सबसे पहला अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन में व्यक्त कर सकते हैं। के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक भाज्य संख्या ले लेते हैं बच्चों, छोटा सा समझने के लिए 18 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणन में लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे फिर से 1 आ जाएगा बच्चों। तो इसको हम 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो अब इसको हम यूज क्या कर सकते हैं, अब जैसे हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 9th में जो पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग 9th में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, √2, √5, √7, इन सबको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में भी इसका यूज करते हैं। ये पता है आपको,
ये 9th में हम पढ़ चुके हैं और बहुत सारे काम के लिए इसका यूज करते हैं, बहुत सारा यूज इसका है। लेकिन आपके जो सिलेबस में आपके 10th में ये दिया गया है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और अभाज्य संख्याओं से क्या करते हैं, हम HCF फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्लियर करते हैं। ओके, क्या हुआ? तो बच्चों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अंतर्गत हम इसके गुणनखंड वृक्ष को देखेंगे। अब देखिए, ये इसका जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो कैसे होता है। अब जैसे देखिए, ये NCERT में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 8 जा कितना होता है, 32 होता है। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2, और उसके बाद में 2 6 जा कितना होता है हमारा 12 होता है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा 2 3 जा कितना 6, और यहाँ पे कितना 2 8 जा 16, और उसके बाद में फिर कितना हो जाएगा 0। फिर से हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 9 जा 18, और ये 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ये कितना 2 4 जा 8, और ये कितना 2 0 करेंगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 2 9 जा कितना होता है 18 होता है। उसके बाद फिर क्या कर लेंगे हम 2 5 जा 10, फिर इसको 3 से करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, फिर 1 3 3 जा 9, फिर कितना 1 3 6 जा 18, उसके बाद फिर कितना 3 5 जा 15। ओके, अब फिर क्या करेंगे, फिर 3 से करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15। अब देखिए 3 से चेक करेंगे, कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से ट्राई करेंगे, 5 और 9 जा 45, और फिर कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, और ये फिर कितना हो जाएगा 7 से ट्राई करेंगे, 7 से हो जाएगा 13, और 13 से ट्राई करेंगे बच्चों, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 × 3 5 7 13, ये हमारा गुणनखंड वृक्ष है। क्या है ये, गुणनखंड, लिख देता हूं यहां पे, गुणनखंड ठीक है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। तो बच्चों, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो प्रमेय हमारा दिया है हमारी बुक्स में, उसको हम देखेंगे। ये कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं में गुणनखंडित किया जा सकता है। ये आप देख चुके हैं, अभी हम आपको करके भी बता चुके हैं। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है। यह हम बता चुके हैं। इसका मतलब क्या है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होती है, मतलब कि क्रम हम चेंज कर सकते हैं, उसमें क्रम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमने लिखा 18 को, हमने आपको बताया था कैसे तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे 9 बार में, 3 से तोड़ेंगे कितना 3 बार में, और 3 से तोड़ेंगे ये 1 बार में। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है, इसके तरह और किसी का गुणनखंड नहीं होगा। और क्रम का मतलब क्या है, जैसे हम लिखे थे अभी 2 × 3 ये हमने 18 को लिख दिया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके क्रम से कोई दिक्कत नहीं। पहले हम इसको 3 से भी तोड़ सकते हैं, फिर 2 फिर 3 ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है। दूसरा क्या लिखा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। दोनों बातें सेम है। फिर चलते हैं, कुछ सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लासेस को खत्म करेंगे। ओके, चलिए ठीक। चलिए आपकी बुक का उदाहरण नंबर 1 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है सवाल। पहले सवाल को पढ़ना सीखिए। कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो।
शून्य पर समाप्त होने का मतलब क्या है, उसका इकाई अंक शून्य पर हो, कि 4 का कोई ऐसा मान है जो शून्य पे समाप्त हो। इसका मतलब क्या है, इसका जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर जो होगा n का कोई ऐसा मान नहीं हो सकता है कि जो कि 4 की पावर n पर समाप्त हो। क्यों नहीं हो सकता, इसको देखेंगे। क्योंकि जब कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो वह 5 से डिवाइड होती है, 5 से विभाजित होती है, विभाजित होती। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होती है, यानी कि अगर हमने 10 लिख दिया, ये देखिए इसका इकाई अंक शून्य है। आप डिविजिबिलिटी के रूल में पढ़ चुके होंगे, क्लास 8 में है कि अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त होगी तो वो 5 से विभाजित होगी, और 5 से विभाजित तभी होगी जब वो शून्य पे समाप्त होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये 5 से विभाजित होगी, इसका मतलब क्या है कि 4 की पावर 4 में क्या होना चाहिए, 5 एक अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अगर हम 4 को लिखते हैं बच्चों तो क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n लिख सकते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे कि कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा संख्या 4 की पावर n जो है, कोई भी ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो कि 5 पे मतलब कि शून्य पे समाप्त हो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, तो बच्चों ये सवाल देखते हैं, उदाहरण नंबर 2 आपकी बुक में दिया गया है। ये है 6 और 20 संख्याओं 6 और 20 को के अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये हम पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर से ये सवाल आया है तो हम बता देते हैं आपको। तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा बच्चों, हम जानते हैं क्या होगा। हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखते हैं। 6 का अभाज्य गुणनखंड बच्चों हो जाता है 2 गुणे में 3, और उसके बाद में 20 को हम लिख सकते हैं, आप कर लेंगे कॉपी में, बहुत अच्छे से, बहुत आसान है ये, 2 × 5। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5। अब हम जब एलसीएम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम, तो हम सारे प्रकार के नंबर को लिखते हैं। हम पहले वाली क्लास में आपको बता भी चुके हैं, सारे प्रकार के नंबर को लिखते हैं, उसकी सबसे बड़ी पावर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो नंबर कितने प्रकार के हैं, एक तो 2 है जी, उसके बाद में फिर क्या है 3 है, उसके बाद में फिर क्या है बच्चों 5 है। 3 ही प्रकार के नंबर दिख रहे हैं, देख लो पूरे में। अब क्या करना है, इसके सबसे बड़ी पावर 2 की सबसे बड़ी पावर 2 दिख रही है यहाँ पे, और 3 की पावर 1 ही है, और 5 की पावर भी 1 है। 2 2 जा 4 हो जाता है, 4 3 जा कितना 12, और 12 5 जा कितना 60, यानी कि इसका एलसीएम बच्चों आ गया हमारा 60। अब एचसीएफ जब निकालते हैं, एचसीएफ का मतलब बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये बात हो चुकी है पहले। अब एचसीएफ में हम देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन ही निकालते हैं। अब कॉमन देखते हैं बच्चों, तो इसमें देखिए कॉमन क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए 2 और 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो हम एलसीएम और एचसीएफ देख चुके हैं, और इसी में एक आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है कि एलसीएम, किसी भी 2 पूर्णांक ए और बी का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो क्या होता है, उन दोनों, उनका जो गुणनफल होता है उन दोनों पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टार बना के इसको लिख दे रहा हूं, किन्हीं 2 पूर्णांकों ए व बी का एलसीएम व एचसीएफ में संबंध क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला होगा इसको लिख लेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए बी बराबर में हो जाएगा a × b। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे,
और बढ़िया से अपने नोट्स में लिख लेंगे। चलिए कुछ और सवालों की बात करते हैं, एक दो उदाहरण और है, बाकी अब प्रश्नावली इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि आपको बताया है, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 96 का। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, ये हो गया हमारा 96 और ये हो गया हमारा 404। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं बच्चों। 96 को 2 बार में डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 48। 2 से इसको करेंगे 24, 2 से इसको करेंगे कितना 12, 2 से इसको करेंगे 6, 2 से इसको करेंगे 3, अब 3 से इसको करेंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2 1 2, 2 2 4, 2। एक मिनट देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, उसके बाद में मल्टीप्लाई 3, ओके 5 मल्टीप्लाई 3, इसको लिख सकते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 404 को लिखते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 202 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 101। अब इसके बाद ये कटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो ये है ये प्राइम नंबर है, ओके प्राइम नंबर है, इसका मतलब इससे ये फिर से डिविजिबल नहीं होगा। इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम आपको बता चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या होगा सारे नंबर्स को रख लेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई कितना 101, ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब इसको लिख लेंगे, सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 हो जाएगी, ये हो जाएगा, और उसके बाद में इसकी पावर भी 1 है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लिखेंगे कितना 2 की पावर 5 को हम लिख देते हैं 32 मल्टीप्लाई कितना 3 मल्टीप्लाई कितना 101, ओके। 96 में जब हम 101 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। अब HCF देखते हैं क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा, कॉमन देख लेते हैं। देखो इन सब में कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 कॉमन है, इसका मतलब HCF हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को खत्म करते हैं। एक उदाहरण आपका और बचा है, उदाहरण नंबर 4, उसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, वो भी ऐसे ही आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि बताई गई है उसमें भी, और बहुत अच्छे तरीके से हम मैथ को आगे बढ़ाने वाले हैं। अब कल हम एक्सरसाइज आपकी करेंगे और ऐसे ही पूरे सेशन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पूरे सेशन हम आपके साथ रहेंगे और मैथ्स में 100% स्कोर करने के लिए ये आपका सेशन काफी होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।